सरफेस टेंशन अभी नहीं करना था, विस्कोसिटी के आंसर बता दें। हाँ भाई, विस्कोसिटी के आंसर्स क्वेश्चन नंबर 20th का सी, 21 का बी, 22 का बी, 23 का सी, 24 का सी, 25 का लास्ट, 26 का ए, 27th का सी, 28 का 28th का ए, 29th का 29th का ए, 30th का बी। इंजन ऑयल में जो लुब्रिकेंट होता है उसका ईंटा ज़्यादा होने से फ़ायदा यह है कि वो इंजन से चिपका रहेगा, अगर कम होगा तो फिसल के नीचे गिर जाएगा। मेटल मेटल आपस में रगड़ते हैं तो लॉस, मेटल का लॉस होता है और फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। लिक्विड लिक्विड आपस में रगड़ेगा, भले कितनी भी विस्कोसिटी हो, वो मेटल मेटल के रगड़ने के मुकाबले कम एनर्जी लॉस करेगा। इसलिए लुब्रिकेंट हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं इंजन के मोशनल पार्ट। लुब्रिकेंट का तो काम ये होता है कि वो हमको जैसे फ्रिक्शन जो होता है उसको अपोज करे। बिल्कुल। तो ये जो विस्कोसिटी है ये भी एक तरह से फ्रिक्शन ही है। हाँ, तो फिर से हाई विस्कोसिटी। पूरी बात सुनी नहीं, जो मैंने अभी जवाब दिया उसी का दिया है, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई विस्कोसिटी हाई होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, लेकिन विस्कोसिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो मेटल मेटल आपस में रगड़ेगा। इंजन में क्या होता है, एक मोशनल पार्ट होता है, अगर मेटल मेटल आपस में रगड़े तब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, या लिक्विड लिक्विड आपस में, लिक्विड की लेयर आपस में रगड़े तब ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, मेटल मेटल। अब अगर लिक्विड चिपकेगा, मेटल के साथ चिपकेगा, अगर मान लिया लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत कम है तो तुरंत जाके लेयर्स उसकी गिर के एक तरफ किनारे हो जाएंगी, मेटल में चिपकेंगे ही नहीं। तो अगर मेटल में चिपकाए रखना है तो उसकी हाई विस्कोसिटी होना जरूरी है। मतलब ठीक है, थोड़ा अच्छे होने से थोड़ा खराब सही, मतलब कह सकते हैं मेटल मेटल की रगड़ से बचाने के लिए थोड़ा हाई विस्कोसिटी का लिक्विड सही। तो वो मेटल को छोड़ के नीचे गिर जाएगा, मेटल मेटल आपस में रगड़ना शुरू कर देगा। हाँ, अब यार हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता कितने में गिरना स्टार्ट हो जाता है ना, लेकिन बहुत लो विस्कोसिटी लेने से लिक्विड बड़ी जल्दी उसको सरफेस को छोड़ देगा, और जब छोड़ देगा तो मेटल मेटल आपस में रगड़ना शुरू हो जाएगा। जितना ज्यादा लिक्विड मेटल को गीला रखेगा उतना ज्यादा लिक्विड लिक्विड की स्लिपिंग होगी, और लिक्विड लिक्विड की स्लिपिंग ज्यादा अच्छी है मेटल मेटल की स्लिपिंग के मुकाबले। भाई लिक्विड का बिहेवियर क्या, अभी मैं किसी चीज में पानी डाल दूं तो क्या वो पानी चिपका रहेगा, उसमें नीचे गिर जाएगा। तो पानी की विस्कोसिटी हाई नहीं है, तो इसलिए हम हाई विस्कोसिटी का लिक्विड यूज करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन डिफाइन किया था। लिक्विड के अंदर वाले मॉलिक्यूल और लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल में कुछ अलग बिहेवियर्स हैं। लिक्विड के बाहर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को खींच के रखते हैं, उसके अंदर स्ट्रेचिंग बिहेवियर होता है ना, और उसी बिहेवियर को हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी को हमने क्या नाम दिया है, सरफेस टेंशन। हम लोगों ने क्वांटिटेटिवली, मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया है कि अगर हम लिक्विड की टॉप सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसके किसी एक तरफ कितना फोर्स लगेगा वो हम एस की मदद से ला सकते हैं। बल्कि एस हमने कैसे डिफाइन किया था, एस होता था यार फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यार पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या है, एस है। तो बता यार एल लेंथ का अगर कोई लाइन है, लाइन ऑफ मॉलिक्यूल है, तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा,
S इंटू एल। तो यार S इसी पर्पस के लिए डिफाइन किया गया है कि अगर हमें यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स पता होगा तो पूरी लेंथ पे निकाल लेंगे। ये एक तरफा फोर्स आया है, क्योंकि अगर फोर्स बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट भी लग रहा होगा तो लेफ्ट भी लग रहा होगा, दोनों तरफ लग रहा होगा। हमें बेसिकली इस बात से मतलब है कि एक तरफ कितना फोर्स लग रहा है। बात क्लियर है? कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो मैंने पिछली क्लास में दिखाए थे, उनके अलावा वो इसमें है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। सोचो कि हम लोग एक ये दिख रहा है, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है स्क्रीन? यस ठीक। मैंने यहां पर सोचो एक वायर का फ्रेम बनाया है और उसमें लिक्विड की एक फिल्म बना दी है। लिक्विड की फिल्म समझते हो? जैसे हम लोग वो हाँ, वो लिक्विड की कहाँ होती है भाई? आपको लिक्विड की लगानी है ना? बस लिक्विड की, तो ठीक है। ग्लास की चीज लगा दी तो चिपका दीजिए, बन जाएगी। हाँ, तो ये लिक्विड की एक फिल्म है जो वायर फ्रेम में लगाई गई है। सोचो कि इस पे मैं अगर इधर है, वो भी तो कर सकते हैं ना इसमें, दोबारा बना दो हम लोग। हाँ, वही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फूकने वाला जो बबल बनता है, तो उस तरह का कोई सोप बबल ले लो और किसी भी रेक्टेंगुलर फ्रेम में ऐसे चिपका दो, तो ये फिल्म क्रिएट हो जाएगी। फिल्म से मतलब है कि वो बबल क्रिएट करना। स्ट्रेट बबल है तो उसको फिल्म बोल देते हैं, वैसे बबल बोलते हैं गोला है तो अभी मुझे बताओ कि अगर ये बबल बनी है तो उसकी टॉप सरफेस, एक तो ऊपर सरफेस होगी, एक पीछे सरफेस होगी, वो सिकुड़ने की कोशिश कर रही होगी। यानी इस समय इस मेटल के फ्रेम में ये जो फिल्म की कोशिश होगी, इस तरह का फोर्स लगाने की होगी कि नहीं? अगर सोचो अचानक से ये वायर का फ्रेम किसी वजह से गायब हो जाए, कोई जादू करे और वायर का फ्रेम गायब हो जाए, क्या बता ये मॉलिक्यूल, ये जो स्ट्रेचिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, वो अपने ही उन मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं जो इस मेटल से चिपक गए हैं। ऑब्वियसली मेटल से किस फोर्स के कारण चिपके हैं? एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो ऑब्वियसली एडहेसिव की लिमिट इतनी ज्यादा है कि फिलहाल वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कोशिश सरफेस टेंशन की वजह से है। नहीं, अगर मैं कह दूं यार कि ये एल लेंथ का वायर फ्रेम है, तो बता यार कितना फोर्स लगा रहे होंगे इस एल लेंथ पे? एस इंटू एल का। अगर ये बी विड्थ का वायर फ्रेम है तो इस पे कितना लग रहा होगा? एस इंटू बी। तो क्या वो फोर्स इनको वापस मॉलिक्यूल को छुड़ाने की कोशिश में लगा है? सोचो अचानक से अगर ये वायर फ्रेम गायब हो जाए तो क्या होगा, है ना? क्या बताओ, अभी फिलहाल वायर फ्रेम ने ये एडहेसिव फोर्स से इनको रोक रखा है। अगर वायर फ्रेम गायब होगा तो वायर फ्रेम का फोर्स गायब हो जाएगा। यानी ये जो ग्रे कलर से मैंने दिखाया है, ये किसका फोर्स है? वायर फ्रेम का। ये गायब हो जाएगा तो क्या एक बूंद बनके खत्म हो जाएगा? नहीं। इसी तरह से हाँ, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन, अभी हम कोहेसिव फोर्स है सरफेस टेंशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अब हम कोहेसिव फोर्स नाम नहीं लेंगे। क्या नाम लेंगे? सरफेस के अंदर वो बिहेवियर है स्ट्रेच करने वाला, उसकी वजह से ये, है ना? अभी मैं कह रहा हूं कि सोचो ये लिक्विड की एक बड़ी सी फिल्म है, बड़ी सी फिल्म है। हमने इस फिल्म के रेक्टेंगुलर पोर्शन के मॉलिक्यूल से बात करना स्टार्ट करी है, उनका हालचाल जानने की कोशिश की, उनको महसूस करने की। तो वो क्या बोलेंगे? क्या ये लाइन ऑफ मॉलिक्यूल कहेगी कि हमें इस तरफ से सरफेस टेंशन महसूस हो रहा है? ये लाइन कहेगी ऊपर कह रहा है, ऊपर इधर इधर। क्या बता केवल एक तरफ से ही सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा होगा? नहीं। क्या बताओ अंदर से भी तो लग रहा होगा? मैंने दोनों तरफ से रेड वेक्टर दिखा के ये कोशिश करी है बताने की कि वो स्ट्रेचिंग माहौल पूरी फिल्म में है। सोचो मैं कि अंदर की फिल्म फोड़ दूं तो क्या होगा? अरे यार, अंदर की फिल्म फोड़ दोगे तो अंदर के फोर्स गायब, ये मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करते करते वहां तक एंड हो जाएगा जहां तक फिल्म खत्म होगी, उसके बाद फिल्म खत्म। अरे मूवी नहीं खत्म है, फिल्म खत्म, ठीक है। एक थ्रेड अगर पानी में डाल दिया जाए तो अगर हमने अंदर की फिल्म और बाहर की फिल्म दोनों बनाए रखी है तो जैसे डाला है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर एक पल के लिए हम एक सुई से अंदर की फिल्म फोड़ दें तो एक पल में हमें यह देखने को मिलेगा, ये सर्कुलर हो जाएगा। थोड़ा अंडाकार लग रहा है भाई, इसको इग्नोर करें क्योंकि वो पता नहीं क्यों हो गया, वो दब गया थोड़ा सा। ये कैसा हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा। और क्यों हो गया है? क्योंकि इस समय
ये रेड वेक्टर्स उसको चारों तरफ से खींचने की कोशिश कर रहे होंगे और बाहर वाले बचे, अंदर वाले खत्म हो गए हैं। क्या बात समझ रहा है? तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो ये इस बात को पुख्ता करते हैं कि हाँ सरफेस टेंशन जैसी कोई बात होती है। क्या इतनी बात आम जनता को हजम हो पा रही है? ठीक है, हम लोग वापस आते हैं। ओके, ये फीचर अभी मुझे पता चला है कि हम लोग दोनों मोड पे बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। आम जनता देख पा रही है मुझे अब डायरेक्ट? ठीक। तो यार फोर्स कितना होता है उसका फॉर्मूला S इंटू एल है। किसी भी लेंथ पे अगर हमें निकालना हो तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला S इंटू एल। तो यार कुछ क्वेश्चन जो इस पे अक्सर पूछे जाते हैं, ओके मैं बोलूंगा तब समझ लेना, थोड़ा कम दिख रहा होगा। सोचा यार एक क्वाइन को मैं, अभी क्वाइन छोड़ो, मैंने यहां पे एल लेंथ पर एल लेंथ और बी की विड्थ पे एक फिल्म क्रिएट करी है। जब मैं फिल्म बोल रहा हूं तो वो फिल्म महसूस करें, है ना? क्या बताओ, इस फिल्म पर, ये फिल्म चारों तरफ से अपने मॉलिक्यूल को छुड़ाने की कोशिश कर रही होगी और ये कोशिश, ये जो फोर्स लगता है इसी को हम सरफेस टेंशन वाला फोर्स बोलते हैं। नहीं, ये जो वायर है ये स्लाइडिंग वायर है, इस पे स्लाइड कर सकता है। अगर सोचो यार कोई इसको पकड़ के रखा होगा तभी रोक सकता है, वरना ये कंप्रेस करके खत्म हो जाएगा। अगर ये वायर स्लाइडिंग है तो क्या बताओ यार, सरफेस टेंशन वाला फोर्स स्ट्रेचिंग बिहेवियर रखेगा तो ये फिल्म खत्म ही होके रहेगी। हाँ यार ये बताओ, ये वायर फ्रेम इन पर एडहेसिव फोर्स लगाएगा और ये उनको सरफेस टेंशन वाला फोर्स लगाएगा, लेकिन एजेंट अगर हटा दें तो क्या होगा यार? क्या इस रॉड को ओवरऑल नेट में कहां फोर्स लगेगा? बाहर की दुनिया से। यार वो जो उसने फोर्स दिया वो तो इंटरनल हो गया, उसको बाहर की दुनिया से कितना लगेगा यार? क्या बताओ, ये रेड वेक्टर बाहर की दुनिया से लगने वाले फोर्स हैं और जो ग्रे वेक्टर तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तो इसका अपना अंदर का मामला है, इसने अंदर ही अंदर इनको लगाया है। अब मैं पूछ रहा हूं रॉड की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, रॉड की, ये रॉड है, बताओ इनमें बाहर की दुनिया से कौन सा फोर्स लगा है? ये S इंटू एल वाला फोर्स लगा होगा कि नहीं? और कोई फोर्स है क्या जो बाहर की दुनिया से लगा है? तुम कहोगे सर वो एडहेसिव वाला, तो वो तो उसका इंटरनल मामला है ना भाई। जब भी हम एफबीडी बनाते हैं तो उसको बाहर की दुनिया से क्या लगा वो लगाते हैं, या उसने जिसको लगाया वो लगाते हैं? बाहर से लगा वो लगाते हैं ना यार। क्या बताओ, जब हम एम मास के ऑब्जेक्ट पे एम मास की एफबीडी बनाते हैं तो क्या एम मास ने इसको नॉर्मल नीचे दिया था और जमीन ने इसको नॉर्मल कहां दिया था? ऊपर दिया था। तो बताओ जब एम मास की एफबीडी बनाते हैं तो एम जी नीचे दिखाते हैं और नॉर्मल ऊपर दिखाते हैं, क्यों? एम जी ग्रेविटी ने दिया है और एन जमीन ने दिया है। क्या उसने किसी को क्या दिया है वो दिखाते हैं एफबीडी में? यार बहुत क्लियर कर दें, इस तरह के थॉट अक्सर उठते हैं तो उनके जवाब पता होना चाहिए। उसको बाहर की दुनिया ने क्या दिया उससे तय होता है कि उसमें मोशन आएगा या नहीं आएगा। सोचो ये एजेंट मैं गायब कर दूं तो क्या होगा? ये श्रिंक करके खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है? और ये सब क्यों नहीं मूव करेंगे? अरे ये सब दूसरे कारणों से रुके हुए हैं, उनको मूव करने की आजादी नहीं है। तो बता यार, अगर पूछूं कि एजेंट को बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बता सकते हैं? हाँ, सबके दिमाग में एक ही आंसर आएगा। अगर एल लेंथ है और इसका सरफेस टेंशन एस दिया है, एस का इसका सरफेस टेंशन है, तो सबके दिमाग में एक ही आंसर आएगा और वो क्या है यार? ये सारे फोर्स का नेट कितना होगा? एस इंटू एल। लेकिन एक बात यहां ध्यान देने की है कि जब भी हम फिल्म क्रिएट करते हैं तो यार उसकी एक सरफेस होती है या दो सरफेस होती हैं? दो। भाई एक फिल्म हमने क्रिएट करी, चाहे जितनी पतली हो, वो हजारों मॉलिक्यूल की विड्थ की लेयर है, तो उसकी एक टॉप मॉलिक्यूल इधर भी होंगे और एक टॉप मॉलिक्यूल पीछे भी होंगे। इसका मतलब सरफेस टेंशन बिहेवियर एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ शो होगा। तो कितना फोर्स लगेगा? 2SL का। यानी अगर कोई यहां पूछे कि एजेंट कितना फोर्स लगाएगा तो उसका जवाब है एफ एजेंट उतना ही लगाएगा जितना सरफेस टेंशन ने दिया, और सरफेस टेंशन ने S इंटू एल का डबल दिया है। तो यार एजेंट का फोर्स हमें क्या लिखना चाहिए? 2SL। क्या इतनी बात सबको हजम हो गई है? S की मदद से फोर्स निकालना। चलो, मैंने कहा यार एक सिक्का है,
हमने पानी में डुबा दिया और डुबाने के बाद अब उसको एक चिमटे की मदद से ऊपर निकाला जा रहा है। ठीक है, ये मैंने कॉइन बनाया है आर रेडियस का, और ये मैंने एक चिमटा बनाया है जिसकी मदद से इसको ऊपर निकाला जा रहा है। जैसे ही सिक्का हम ऊपर निकालते हैं तो एक आखिरी सीन जब निकलने ही वाला होगा तो हम क्या देखेंगे कि पानी के मॉलिक्यूल, पानी की पूरी फिल्म, टॉप फिल्म उस सिक्के को बाहर निकलने से रोक रही है। ऐसा लगता है जैसे कि ये सारे ऊपर की मेम्ब्रेन जो है ना, चाहती नहीं कि सिक्का बाहर निकले। एक पल के लिए तुम देखोगे यहां पर वो फिल्म हमें महसूस होगी कि वो फिल्म जैसे सिक्के को ऊपर जाने देने से रोकना चाह रही है। तो अगर मैं पूछूं ये आर रेडियस का सिक्का है तो बताओ इस आर रेडियस के सिक्के को ये सारे मॉलिक्यूल यानी ये जो स्ट्रेचिंग बिहेवियर है वो कितना फोर्स देगा? हाँ, तो एल कितना? वही एसएल तो सही है, लेकिन एल कितना मुझे बता। इस सिक्के का चारों तरफ कितनी लेंथ है जिससे मॉलिक्यूल चिपके हैं? 2 पाई आर। तो यार क्या एजेंट को जो फोर्स लगाना चाहिए वो उतना ही लगाना चाहिए जितना इस चारों तरफ से इस सरफेस को मिल रहा होगा। जब निकलने ही वाला होगा तो सरफेस का बिहेवियर ठीक नीचे खींचने का होता है, और वो फोर्स कितना आएगा? वो फोर्स आएगा S इंटू 2 पाई आर। इसके अलावा अगर सिक्के का कोई वेट है तो वो वेट भी ऐड करेंगे, यानी F का आंसर होगा सिक्के का वेट। F बराबर आएगा सिक्के का वेट प्लस S इंटू 2 पाई आर। हाँ बताएं। ये जो मॉलिक्यूल उस पे फोर्स लगाएंगे, हाँ, जो मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी, मॉलिक्यूल नहीं, जो मेम्ब्रेन फोर्स लगाएगी। हाँ तुम अपनी बात बोलो यार। हाँ सर, अभी क्लास ले रहे सर। अच्छा, एक मिनट के लिए बात हो सकती जी बताएं। है? वो अभिषेक सर से बात हो रही है कल उनको आने के लिए? कल सर मुझे एक जगह जाना है तो ओके, तो एक्चुअली मुझे भी ना आज के अलावा परसों आने का सीन ठीक 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 है, ठीक। चलिए ठीक। हाँ जो फोर्स लगाएंगे हम्म। मेम्ब्रेन, तो उसके पूरे एरिया पे ना लगाएंगे। ये बताओ वो जो अंदर वाले मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस मॉलिक्यूल हैं क्या? सरफेस टेंशन सरफेस मॉलिक्यूल देते हैं या अंदर वाले देते हैं? सरफेस पे। तो बस सरफेस केवल एक्सपोज टू एयर वाले मॉलिक्यूल ही बोले जाएंगे, तो वो एक्सपोज टू एयर वाले केवल बाहर बाहर के मॉलिक्यूल होंगे। वो जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन अपना बिहेवियर बाहर ही बाहर शो कर सकती है, तो कितनी लेंथ है? 2 पाई आर, उसी पे शो कर सकती है। बात ये एकदम वैलिड क्वेश्चंस हैं। ये सब ख्याल कभी ना कभी जब कोई शुरुआत करता है तो आते हैं, आना ही चाहिए, है ना, और पूछना चाहिए। अब वो पूछते समय बताने वाले का क्या मूड है, तो कभी कभी वो प्लस माइनस बोल देता है, इससे बिल्कुल इरिटेट नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपना काम करना चाहिए, इरिटेट होने वाले को अपना काम करना चाहिए। ठीक है, अक्सर वो मैं भी होता हूँ इरिटेट होने वाला। अब मैं यार सिक्के की जगह, देखो यार अभी क्वेश्चन बदल रहा हूं ताकि ये क्लैरिटी आ जाए। सोचो यार सिक्के की जगह रिंग गिर गई है, किसी की रिंग गिर गई है, शादी में मिली थी, मतलब होने वाली है, एंगेजमेंट वाली रिंग है। तो नहीं, खो नहीं गई, मिल गई, मतलब वो स्विमिंग पूल है ना ट्रांसपेरेंट वाला, बिना गंदा हुआ साफ। तो अभी क्या है, चिमटे से रिंग पकड़ के वो निकाल रहा है, साइंटिस्ट टाइप का इंसान है। तो जब निकाल रहा होगा तो क्या होगा, क्या देखेगा वो? अरे यार ऐसा लगेगा कि पॉन्ड नहीं चाहता कि एंगेजमेंट रिंग वो वापस ले जा पाए, सारे मॉलिक्यूल उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बता वो जो फिल्म होगी वो बाहर बाहर वाली रिंग से चिपकेगी, बाहर वाली जो सरफेस होगी। क्या रिंग की 2 लेंथ होती हैं, 2 सरकमफेरेंस होती हैं, इनर सरकमफेरेंस और, अरे ये तो सबको पता ही है, भले एंगेजमेंट रिंग ना मिली हो, है ना। तो क्या आउटर सरकमफेरेंस से भी मॉलिक्यूल वो मेम्ब्रेन नीचे खींचेगी, और इनर सरफेस, अब 2 सरफेस होंगी, अब एक्सपोज टू एयर 2 सरफेस हैं, तो बाहर वाले से भी रिंग के सरकमफेरेंस से और इनर सरकमफेरेंस से भी क्या मॉलिक्यूल नीचे खींचने की कोशिश करेंगे? नहीं। तो अब बताओ यार कितना फोर्स लगेगा? अब जो एजेंट को फोर्स लगाना चाहिए वो कितना लगाना चाहिए यार? पहले तो वेट के बराबर लगाएगा ही, W तो लगे रहे। उसके अलावा एडिशनल क्या लग रहा है? S इंटू 2 पाई आर अंदर से,
और इतना ही बाहर से, एज्यूमिंग की रिंग में बहुत ज्यादा विड्थ नहीं है, वरना फिर इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बातें भी हो सकती हैं, है ना। क्या बात समझ में आ गई है? तो यार ये तो बात हो गई निकालने की कोशिश। मैंने यार एक क्वेश्चन, एक बात और करी थी कि अगर हम सिक्के को, आमतौर पे बहुत हल्के सिक्के की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम कॉपर के हल्के सिक्के जो पुराने जमाने में चलते थे, मैंने देखा कि वो 10 पैसा 20 पैसा चलता था, अगर किसी ने देखा हो, देखा है क्या, कुछ लोग स्टॉक करते थे, उसको अगर पानी में कागज के साथ रख दिया जाए तो थोड़ी देर में कागज गीला होकर नीचे गिर जाता है, मगर सिक्का तैरता रहता है। इसका मतलब उस समय पूरे लिक्विड की मेम्ब्रेन ने ही उसको वेट को संभाल रखा है। उस समय मेम्ब्रेन का बिहेवियर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि सिक्का अभी लिक्विड में डूबा ही नहीं है, मेम्ब्रेन के ही इफेक्ट में है। अभी वो इनर पानी के इफेक्ट में आ जाएगा तो डूब जाएगा, अगर केवल टॉप मेम्ब्रेन के इफेक्ट में तो बचा रहेगा। तो यार उस दौरान ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन इस तरह से ऊपर की तरफ फोर्स देती है, जैसे खींचते समय मेम्ब्रेन रोकती है, वो बाहर निकालते समय, तो अंदर जाते समय भी मेम्ब्रेन का बिहेवियर अपोज करने वाला, तो थोड़ी देर के लिए वो प्रेस हो जाती है, जैसे मच्छर तैरते हैं तो वो भी इसी कॉन्सेप्ट से तैरते हैं, यानी चारों तरफ से उसको ऊपर की तरफ फोर्स मिलता है। तो यहां अगर हम फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब तो हमने यार फोर्स दिया नहीं, अब सारा कहानी कौन मैनेज कर रहा है यार, सिक्के का वेट। यार जब मैं W लिख रहा हूं तो W का मतलब mg से है, और ऊपर क्या लग रहा होगा, S इंटू 2πr। हम कह सकते हैं यार इसको जो फोर्स लग रहा है ना, S इंटू 2πr, वो किसके बराबर है, W के बराबर। नो डाउट सिक्के का वजन अगर घटेगा बढ़ेगा, मैं बता दूं ये फोर्स का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड होगा, और वो अपना एंगल बदल सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर सिक्के का वजन बढ़ेगा तो ये एंगल वर्टिकल हो जाएगा, वरना वो ऐसा रहेगा। तो यहां एक तरह से S इंटू 2πr cos थीटा, ये थीटा कुछ एंगल ले लेता हूं, इतना फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और ये थीटा एडजस्टिंग है। अगर सिक्का थोड़ा हल्का हो जाए तो ये एंगल बढ़ जाएगा, और भारी हो जाए तो एंगल कम हो जाएगा, जब डूबने ही वाला होगा तो एकदम वर्टिकल हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? S इंटू 2πr cos थीटा, और W बराबर होगा, और थीटा एडजस्टिंग होगा एज पर द W। जितना वेट बढ़ेगा थीटा उतना कम होगा, ताकि उसको सीधे सीधे फोर्स मिल सके। हाँ, यहाँ पे इसको 275 की जब रिंग था तो उसका रीजन क्या था? वो रिंग थी, रिंग में इनर वॉल होगी और एक आउटर वॉल होगी, और ये सिक्का है, सिक्का में इनर वॉल, आई मीन जैसे रिंग होती है तो क्या होता है कि इधर भी सरफेस है, यहां से भी मेम्ब्रेन खींचेगी, और इनर भी सरफेस है, यहां से भी खींचेगी। सिक्का तो केवल बाहरी बाहर रखेगा ना। क्या ये फोर्स पे बेस्ड ये क्वेश्चंस सभी लोग समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं? अभी हम लोग कुछ बातें एनर्जी पे बेस्ड करने वाले हैं। मैंने यार अभी वही स्लाइडिंग वायर वाली फिल्म बनाई है, और इसको अगर कोई एजेंट खींचता जाएगा तो इसका एरिया बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस में क्या एजेंट पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है या निगेटिव? यार इस प्रोसेस में एजेंट पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। सोचो एजेंट हाथ हटा ले तो क्या होगा, एजेंट हाथ हटा ले तो क्या ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेचिंग बिहेवियर के चलते इस रॉड को यहां से लगा के वहां तक लगातार खींचते खींचते पहुंचा देंगे, वर्क डन कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या यही बिहेवियर हम लोगों ने बहुत सारी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का देखा है। अगर मैं एम मास के ब्लॉक को ऊपर निकाल के छोड़ दूं तो शुरू में ग्रेविटी अपोज कर रही थी, लेकिन जैसे ही हाथ हटाऊंगा तो वो पूरा वर्क डन लौटा देगा कि नहीं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बातें करते थे, एक चार्ज को अगर फील्ड के खिलाफ ले जाके छोड़ दो तो जैसे ही हाथ हटाओगे तो फील्ड उसको वर्क डन रिटर्न करेगी। क्या इसका बिहेवियर उसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की तरह है कि नहीं है, कि अगर हम जब इसको खींच रहे हैं तो क्या पता यार सरफेस नहीं चाहती कि कोई इस पे एहसान करे, नहीं, लेकिन क्या बताओ जितना ज्यादा हम एहसान कर रहे हैं जब हाथ हटाएंगे तो वो सारा एहसान रिटर्न में वापस मिल जाएगा। उसी जमा वर्कडन को, उसी जमा एहसान को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सरफेस।
और उसी को हम नाम देते हैं सरफेस एनर्जी। क्योंकि जितना ज्यादा हम खींच देंगे, जितना बड़ा ये एरिया हो जाएगा, क्या वर्क डन भी उतना ही ज्यादा मिलेगा रिटर्न में। तो मैं कहूंगा क्योंकि इसका एरिया बढ़ता जा रहा है तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं एरिया इस बात का इंडिकेटर है कि कभी किसी ने इसको बनाने में वर्क डन खर्च किया है और उसी जमा वर्क डन का नाम क्या है, सरफेस एनर्जी नहीं, बल्कि यार स्टोर्ड एनर्जी डेल्टा यू का हम एक फॉर्मूला बनाया है हमेशा के लिए। डेल्टा यू हमेशा मैं क्या बोलता हूं, डेल्टा यू की डेफिनेशन क्या है, ओके, डेल्टा यू इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एजेंट रेस्ट टू रेस्ट, होता है कि नहीं। मैं मान लेता हूं कि जब ये फिल्म 0 साइज की थी तब पोटेंशियल जी 0 थी, बहुत लॉजिकल रेफरेंस है। पोटेंशियल जी बिना रेफरेंस के कभी नहीं लिखा जाता। तो डेल्टा यू में यू फाइनल लाना है और यू इनिशियल हम 0 मान लेते हैं, कब, जब इसकी फिल्म थी ही नहीं। मान लेते हैं यार ये एल लेंथ का रॉड है और इसने अब तक कुछ बी की डिस्टेंस तक मूव करा दिया है, एल का रॉड है और बी डिस्टेंस मूव करा दिया है। तो बता यार एजेंट ने अब तक कितना वर्क डन किया है। अरे वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस, बताओ जरा एफ कितना, यार एजेंट कितना फोर्स लगा के चला रहा है। यार जब भी हम ये डेफिनेशन लगाते थे तो स्लोली चलाना होता था, रेस्ट टू रेस्ट नहीं। तो मैं पूछूं यार इस समय कितना एजेंट फोर्स लगा रहा है, तो यार ये डिस्टेंस की जगह बी लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एस तो सरफेस टेंशन है। क्या पता यार वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, इस एजेंट ने कितना चलाया है अब तक इसको, बी लेंथ, तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू बी कॉस 0, फोर्स भी आगे है ना। फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस इंटू 2L, अरे अभी तो लिखा था नहीं, अरे भाई एस इंटू एल इस तरफ से और एस इंटू एल पीछे से, तो कितना वर्क डन मिल गया, एस इंटू 2L। अब मैं कहूं यार कि इस 2L इंटू बी, क्या 2L इंटू बी, L इंटू बी वो एरिया है जो तुम्हें नजर आ रहा है और L इंटू बी पीछे है, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब तक जितना एरिया फिल्म का हमने क्रिएट किया है वो 2L इंटू बी है। यार इसको हम ऐसे लिखने वाले हैं S इंटू डेल्टा ए, जहां डेल्टा ए क्या है, ये है एरिया ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस, या हम कह सकते हैं है ना एक्सपोज्ड सरफेस, या जो फिल्म हमने क्रिएट की है उसका टोटल एरिया। तो यार क्या पोटेंशियल जी का आंसर S इंटू डेल्टा ए, ये याद रखना ज्यादा लॉजिकल है। और अब हम ऐसे ही बात करेंगे, क्या एरिया बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, तो क्योंकि एनर्जी एरिया के प्रोपोर्शन है इसीलिए शायद हम इस एनर्जी का नाम क्या रखते हैं, सरफेस एनर्जी। जितना एरिया बढ़ेगा उतना स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगा। तो यार ये सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला है जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा एनर्जी। अच्छा इतना पहले नोट कर ले, एजेंट है यार, एफ एजेंट, एफ एजेंट है और ये एफ एक्वस है, आई मीन एफ वाटर है या लिक्विड है। एक्वस मतलब ये नाम तो फिजिक्स में आता ही नहीं है। ये फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अभी थोड़ा देर पहले तक हम लोगों ने यार सरफेस टेंशन कैसे डिफाइन किया था, एकदम शुरू में सरफेस टेंशन क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल की लाइन पे यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। नहीं, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले तक एस को इस नजरिए से देख रहे थे यार, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। तो बता यार ये नोट नहीं करना, बस मैं बता रहा हूं। तो बता यार एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स क्या होता था,
पता है फोर्स ऑन एल लेंथ क्या होता था, वो होता था S इंटू एल, यही होता था कि नहीं, है ना। अब मैं तुमसे कहूं कि यार ये एनर्जी का फॉर्मूला S इंटू एरिया आया है, तो पर यूनिट एरिया पे स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी। क्या देखो, अगर मैं ये इस फॉर्मूले को जूल में लिख रहा हूं और इस पूरे फॉर्मूले में एरिया से डिवाइड कर दूं, एक्सपोज्ड एरिया से, तो वो क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, तो वो क्या आएगा यार, वो भी एस ही आएगा। यानी यार एस के लिए अभी तक हमारे मन में क्या भाव था कि अगर एस पता होगा तो एफ आ जाएगा, एफ बराबर एस एल, नहीं। और अब मैं एस के लिए एक और भाव दिमाग में ला रहा हूं कि एस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं यार, यानी इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर है। यार पहले हम क्या ख्याल ला रहे थे कि इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर है, नहीं, तो यार पर मीटर पे लगने वाला फोर्स अगर एस है तो एल लेंथ पे लगने वाला क्या हो जाएगा, एस एल। अब मैं कह रहा हूं नहीं, एस क्या है, पर यूनिट एरिया पे स्टोर्ड एनर्जी है जिसकी यूनिट है जूल पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मुझे यह पता चल जाए कि कितने एरिया की सरफेस है, तो बता यार स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, एस इंटू वो एरिया। यानी यार अब एस को लेके हमारे मन में कद और बढ़ गया है, क्योंकि एस का रोल केवल फोर्स निकालने में नहीं है बल्कि स्टोर्ड एनर्जी निकालने में भी है। नहीं होता यार कई बार कि हीरो ने पहले जनता को इंप्रेस कर रखा होता है, फिर हीरो एक और बड़ा काम करता है तो जनता एकदम ग्लैड हो जाती है। तो यार एस के लिए हमारे मन में पहले से रिस्पेक्ट थी, हम लोग एस को यूज करते थे फोर्स लाने के लिए। लेकिन अब देखो यार, है ना, हीरो विलेन को तो मारता ही है और किचन में काम भी करता है, मतलब इस तरह की बात होगी। तो हीरो और अच्छा हो गया ना यार, क्यों, हीरो किचन में अगर अपनी वाइफ की मदद कर रहा है तो वो और अच्छा नहीं हो गया, क्यों, नहीं हुआ। फिर हीरो को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बताओ यार मेरे काम आएगा। ऐसी सिचुएशन में हीरो को क्या करना चाहिए जब ऐसी सिचुएशन तो पहले इसका हीरो समझना बंद करिए। बड़ी मिस्टेक करी है तुम यार वो, बराबरी की तरह आगे चल रहा, मेरे को देखना है बाद में। अच्छा ये बहाना, बच्चों के साथ भी पढ़, तुम यार वो रफ एंड टफ वाले हीरो की बात कर रहे हो यार, वो जो 90s में होते थे। तो वैसे ही बनना पड़ेगा। तुमने की एंड का नहीं देखा। कोई बात नहीं, ओके, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि यार एस पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स हुआ करता था, तो एल लेंथ पे एफ हो गया, और एस पर यूनिट एरिया पे स्टोर्ड एनर्जी भी है, तो ए एरिया की एनर्जी क्या हो गया, एस इंटू ए। इस पर्पज के लिए हमने एस को डिफाइन किया है, ठीक है। अगर सोचो एस हमने न्यूटन वाला डिफाइन किया होता तो दोनों काम ना पाता। बात क्लियर है, नोट करें यार, तब तक मैं आवाज बंद करने की कोशिश करता हूं। तो यार हीरो की बहन की शादी थी, इसलिए वो किचन में काम कर रहा था। इसलिए थोड़ा सा मतलब वही और ज्यादा हीरो हो गया। कबीर सिंह देखिए, उसका आपको बहुत ओके, ये नहीं तो क्या देख रहे हो। तो अभी यार मैं एक, सबसे बेस्ट हनी सिंह के गाना सुना दो और कुछ नहीं। वो यार कबीर सिंह की जो एंडिंग थी ना यार, वो डायरेक्टर ने जनता को खुश करने के लिए बनाई थी, ऐसा होता नहीं है दुनिया में, समझ रहे हो यार। हाँ, उसके बाद वो देवदास बनता है और खत्म हो जाता है मामला। हाँ भाई, एक बूंद और एक बबल
दो अलग अलग चीजें सर हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी सुन पा रहे हैं? यस सर। एक बूंद में कितनी सरफेसेस होती हैं? एक ही होती है। बूंद मतलब अंदर तक लिक्विड भरा है, केवल एक सरफेस। और बबल में वो जो हम फुलाते हैं मेले से लाके, उसमें दो होती है, एक अंदर और एक बाहर। तो अगर मैं कहूं कि एक बूंद है स्फेरिकल, आमतौर पे बहुत छोटी होगी तो स्फेरिकल होती है, बड़ी हो जाती है तो उसका शेप अंडाकार होने लगता है। इन्होंने कल ग्रेविटी फ्री वाला बबल भेजा था मेरे को। तो ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर बबल बनाया जाए तो वो चाहे जितना बड़ा करो वो स्फेरिकल ही बनता है। एक मूवी आई थी पैसेंजर, किसी ने अगर देखी हो, देखिए यार, उसमें पूरा स्विमिंग पूल एक बबल बन जाता है। वो थोड़ा ज्यादा दिखा दिया है या पता नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो जाता हो भाई, सरफेस टेंशन के खिलाफ जब कोई है ही नहीं तो बन जाना चाहिए, पूरा पूल बबल बन जाता है। क्यों? वहां की ग्रेविटी थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। तो वो ग्रेविटी कैसे खत्म हो सकती है? ग्रेविटी वहां थी ही आर्टिफिशियल, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से ग्रेविटी क्रिएट। बहुत लॉजिकल विमान बनाया गया था वो, मुझे वो बहुत कॉन्सेप्ट ठीक लगा, क्योंकि वो फिजिक्स के नियम को बस थोड़ा ही सा तोड़ रहा था, ज्यादा नहीं तोड़ रहा था। फिजिक्स के नियम अगर कोई तोड़ता है तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है उस डायरेक्टर पे। भाई ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुमने एक अजम्पशन ले लिया कि मतलब सुपरमैन है तो उसके अंदर कोई इनहेरेंट ताकत है, ठीक है, बस मान लिया कि उसके अंदर ताकत है, लेकिन उसके बाद फिर कोई भी फिजिक्स का नियम वो ना तोड़े, तब तक वो सुपरमैन है। और जब सुपरमैन गॉड बनने लगता है तो फिर मुझे वो मूवी फिर बेकार लगने लगती है, इलॉजिकल। खैर, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? जब तक ड्रॉप, एवेंजर में यार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट तोड़ते नहीं है वो लोग, वो बस इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक सबकी बना लिए हैं, लेकिन ओके। तो बबल में एक सरफेस है तो उसका एरिया कितना होगा भाई? आर रेडियस की बबल है तो एरिया कितना होगा? 4πr²। तो सरफेस एनर्जी उसमें कितनी स्टोर्ड होगी? S इंटू 4πr²। बबल में कितनी सरफेसेस हैं? दो सरफेसेस हैं, तो यार एक अंदर और एक बाहर मिला के कितना एरिया हो गया? हाँ, S इंटू S इंटू 2πr², बाहर उतना ही अंदर, तो बेसिकली S इंटू 8πr², इतनी स्टोर्ड एनर्जी हो गई। अगर यार कोई बबल लिक्विड के अंदर बन जाए तो उसकी कितनी सरफेस होंगी? यार अगर लिक्विड के अंदर कोई बबल बनी है तो कितनी सरफेस होंगी जो एक्सपोज टू एयर होंगी? हाँ, एक ही सरफेस होगी। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कितनी सरफेस होंगी। तो या तो एक होगी या तो दो होगी, क्या किसी की तीन सरफेस भी हो सकती है क्या? बस तो इसमें जवाब दो यार। एक सरफेस होगी, और एक सरफेस गोल, तो एरिया कितना? यार ये तो अब पता होना चाहिए भैया कि स्फीयर का एरिया 4πr² होता है, तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी इसकी? S इंटू, हाँ, इसकी क्या होगी? S इंटू 4πr²। बात क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस डिस्कशन है कि अगर बहुत सारी बबल्स को, बहुत सारी ड्रॉप्स को, बबल होगा तो थोड़ा सा दो का फैक्टर का फर्क पड़ जाएगा, बहुत सारी ड्रॉप्स को मर्ज करके, बबल का मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए मैं ड्रॉप्स की बात कर रहा हूं,
बूंदों को मर्ज करके एक बड़ी बूंद बनाई गई है। तो बताया जब छोटी बूंदें थी तब एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा होगा, या मिलके एक बूंद बना दी तब एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा होगा? क्या लगता है? हाँ देखो यार, मटेरियल लेवल पे वॉल्यूम कंजर्व होता है या मास कंजर्व होता है, एरिया कंजर्वेशन जैसा कोई रूल नहीं है। जितना मटेरियल इन n ड्रॉप्स का था उतना एरिया एक ड्रॉप का होगा। क्या एरिया को लेके कोई रूल होता है क्या? जितना वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट वॉल्यूम से होता है या एरिया से? तो मैं कहूंगा जितना वॉल्यूम इन सब का मिला के है उतना इस एक ड्रॉप का है, तो वॉल्यूम कंजर्व है। हम ये थोड़ी कह सकते जितना एरिया सबका था उतना अब भी होगा। मतलब क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? हम लोगों ने बचपन से मटेरियल की क्वांटिटी पे या तो वॉल्यूम की बात करी या तो मास की बात करी है, एरिया से थोड़ी तय होगा नहीं। तो मैं कह रहा हूं यार पहले एरिया ज्यादा था या अब एरिया ज्यादा है? हाँ, हम छोटी बूंदें रखते हैं तो एक्सपोज्ड एरिया ज्यादा होता है, बड़ी बूंद रखते हैं तो एक्सपोज्ड एरिया कम होता है। तो बता यार पहले स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा थी या अब एनर्जी ज्यादा? यार पहले एरिया ज्यादा था तो स्टोर्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो क्या हम यहां बात कर सकते हैं कि पहले वाली एनर्जी के मुकाबले बाद की एनर्जी कम हुई है, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो डिस्कशन होगा यार कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है ना। इसी तरह से अगर उल्टा काम कर दिया जाए, एक बड़ी बूंद से बहुत सारी छोटी बूंदें बना दी जाए तो उसका एनर्जी हमें, बिल्कुल उसको एनर्जी हमें देना पड़ेगी, तब ऐसा प्रोसेस होगा। तो दो क्वेश्चन है यार, पहले क्वेश्चन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी और दूसरे में है कितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब होगी। तो देखो ऐसा है यार कि इस केस में क्या क्या दिया होगा, n ड्रॉप्स दी होंगी और सबकी रेडियस दी होगी क्या, स्मॉल r। यार यहां स्मॉल r और n दिया है, इसके टर्म में आंसर लाना है, और ऑब्वियसली सरफेस टेंशन तो दिया ही होगा, सरफेस टेंशन। यहां क्या दिया होगा, यहां सरफेस टेंशन दिया होगा, और क्या दिया होगा यार, ये दिया होगा कि कितनी बूंदें बनाई गई हैं एक बूंद से, और ये दिया होगा इस बार कैपिटल R। स्टार्टिंग वाली चीज दी जाती है, तो यार ये आंसर हम स्मॉल r के टर्म में लाना चाहेंगे और ये आंसर हम कैपिटल R के टर्म में लाना चाहेंगे। ठीक है, चलो यार इसका कैपिटल R नहीं पता है और इसका स्मॉल r नहीं पता है, तो यार उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। क्या स्मॉल r और कैपिटल R आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं? बल्कि स्मॉल r, कैपिटल R और इसका नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं? किस नियम के हिसाब से? वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से। ऐसी ही कुछ बातें कभी ना कभी पहले भी आ चुकी हैं कि इन सब का मिला के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑल, वॉल्यूम ऑफ वन, क्या इस एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम और इतनी सारी छोटी का वॉल्यूम मिला के सेम होना चाहिए कि नहीं? तो बता यार n ड्रॉप्स का वॉल्यूम मैं लिख रहा हूं n इंटू एक का वॉल्यूम पता है कितना होता है बताओ? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और एक बड़े वाले का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो तुम देखोगे यार कैपिटल R इज इक्वल टू आएगा ये क्यूब रूट दोनों तरफ कर दोगे तो कैपिटल R आएगा n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। क्या कैपिटल R हमें पता चल गया? इसमें स्मॉल r दिया था, कैपिटल R हमें पता चल गया। अब मुझे बताओ शुरू में एनर्जी कितनी है यार? शुरू में जब n बूंदे हैं तो एनर्जी कितनी है? s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ये एक का हो गया, इंटू क्या n। बाद में एनर्जी कितनी है? s इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 1, एक ही है ना। लेकिन यार कैपिटल R हमें आंसर में नहीं देना है, तो कैपिटल R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, n की पावर 1/3 इंटू r लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या बन गया? s इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर n की पावर 2/3। तो बता यार कितनी एनर्जी निकली है, ये लाने के लिए हमें इनिशियल से फाइनल घटाना है या फाइनल से इनिशियल? भाई पहले ज्यादा होगी, तो यार एनर्जी रिलीज लाने के लिए हमें किससे किसको घटाना है? u इनिशियल में से u फाइनल घटाना है। क्या क्या कॉमन आ जाएगा? s इंटू 4 पाई r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, n माइनस n की पावर 2/3, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत फेमस रिजल्ट है।
यार ये आंसर मैंने स्मॉल आर के टर्म में दिया है और अगला आंसर मैं कैपिटल आर के टर्म में जानना चाहता हूं। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी एब्जॉर्ब बताओ। क्वेश्चन में कहा गया एनर्जी एब्जॉर्ब बताओ। क्वेश्चन क्या है, ये आर्टिकल है जो बहुत फेमस है, इस पे सीधे सीधे आंसर कई बार पूछा जाता है। भूल जाए तो इतने स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, आंसर निकल आएगा। बता इसमें किससे किसको घटाओगे, इनिशियल से फाइनल या फाइनल से इनिशियल? हाँ, क्योंकि फाइनल ज्यादा है इनिशियल कम है, तो हम इस बार एनर्जी एब्जॉर्ब्ड निकालना चाहते हैं, तो वो होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कितना यार, फाइनल कितना, s इंटू 4πr² इंटू स्मॉल n, नहीं, और इनिशियल कितना, s इंटू 4π कैपिटल R²। लेकिन मैंने कहा यार स्मॉल r गिवन ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। क्या ये फॉर्मूला तो यहां भी काम करेगा? हम स्मॉल r की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं कैपिटल R डिवाइड बाई n की पावर 1/3। तो क्या क्या कॉमन आ गया देखो जरा, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा गया है, s इंटू 4π कैपिटल R² कॉमन आएगा, n अपॉन n की पावर 2/3 डिवाइड में आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा s इंटू 4π R² n की पावर 1/3 माइनस 1। देख ले आराम से, ये n की पावर 1 है और नीचे n की पावर 2/3 है, सबट्रैक्ट करेंगे तो n की पावर 1/3 आ जाएगा। क्या भूल जाए तो इतने स्टेप रिकवर कर सकते हैं। नोट कर लिया भाई लोग? सरफेस टेंशन की वजह से एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिलराइजेशन। कैपिलराइजेशन क्या है कि कैपिलराइजेशन क्या है कि लिक्विड का दीवार के सहारे ऊपर या नीचे जाना। कौन सी दीवार? कोई भी दीवार जिसमें अच्छा खासा एडहेसिव फोर्स हो। तो होता क्या है कि लिक्विड का सरफेस उन दीवारों से, वो दीवार स्ट्रेट हो या टेढ़ी मेढ़ी हो, किसी भी शेप की कोई दीवार है और किसी भी स्ट्रक्चर की, वो गोलाकार ट्यूब टाइप हो सकती है, वो इस तरह की प्लेट टाइप की हो सकती है ना, या वो किसी भी शेप की। जैसे यार हम लोग पेन का निब देखते हैं यार, पेन का निब किसी ने देखा यार?
ये कुछ ऐसा यहाँ कट बना होता है, नहीं फाउंटेन पेन में ऐसा। तो यार यहाँ पे ये दो दीवार हैं, इनके बीच में जब भी यार लिक्विड चिपकता है तो वो लिक्विड का टॉप सरफेस आगे बढ़ता है एडहेसिव फोर्स की वजह से। जैसे मैं कह दूं यार कि यहाँ पे मैंने इसको पानी में डुबाया है, तो क्या इसकी मेम्ब्रेन ड्यू टू एडहेसिव फोर्स इससे चिपकना चाहेगी। अब चिपकेगी तो वो एडहेसिव फोर्स की वजह से इसको गीला करते हुए, एडहेसिव फोर्स की वजह से, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ फोर्स मिल रहा होगा तो ये मेम्ब्रेन ऊपर जाना चाहेगी। लेकिन मेम्ब्रेन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो अकेली चली जाए। जब यार ये ऊपर जाएगी तो उसके साथ साथ नीचे का लिक्विड भी ऊपर चला जाएगा। यानी हम क्या देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये लिक्विड कहां चला गया है, ऊपर चला गया है ना। ये जरूरी नहीं, ऊपर नीचे भी जा सकता है। अगर तुम कभी कोई कैपिलरी ऐसे नीचे कर दो, नहीं तो वो इसकी दीवारों के सहारे यहां पे आएगा और नीचे भी आ सकता है ना। लेकिन वो बहुत पतली कैपिलरी होना चाहिए। ये जो ट्यूब हम देख रहे होते विजिबल ट्यूब, उनमें ऐसा नहीं होगा कि वो आ जाए और यहां गिरने लगे। तो गिरना तो ऐसे भी संभव नहीं है, क्योंकि गिरने से पहले बहुत सारी चीजें होंगी जो बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसे सोचो कांच की दो लेयर्स आपस में ऐसे चिपका के रख दी जाए और उसको पानी में डुबा दो, तो तुम देखोगे कि कांच की लेयर्स के बीच में जो पानी है ना वो ऊपर तक चढ़ गया है। यानी अगर हम इसको पानी में डुबा दें तो कांच की इन पतली सी कैपिलरी के बीच में ये लिक्विड की लाइन जो है ऊपर तक भर जाती है। कभी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते, दो कांच की सरफेसेस चिपकाओ और पानी में डुबा दो, तो जब तुम सरफेसेस को ऊपर उठा के देखोगे तो पानी ऊपर तक चढ़ा होगा। तो ये भी किसकी वजह से है, कैपिलराइजेशन की वजह से। यार इस फाउंटेन पेन में पीछे कहीं इंक होता है और नीचे कोई जगह बनाई जाती है वो इंक थोड़ा थोड़ा आने के लिए, लेकिन जब वो कागज पे इंक पेन लिखा जाता है तो बेसिकली यहां से जो लिक्विड इस पे चिपका हुआ है उसको यूज करता है, और जब यूज करता है तो यहाँ का लिक्विड खाली होने लगता है। खाली होने लगता है तो वो कैपिलराइजेशन की वजह से और ज्यादा लिक्विड को खींच लेता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो कुल मिलाकर इनमें अगर कभी कोई चीज पूछी जाएगी कि ऐसा एक प्रोसेस है, जैसे वो एक क्वेश्चन है कि गर्मी के बाद खेतों में हल क्यों चलाया जाता है, तो इसका भी कारण यही है कि गर्मी के दिनों में जितने भी खेत होते हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और वो दरारें बहुत गहराई तक होती है। अगर पानी बरसेगा तो वो दरारें लिक्विड को चिपका के कहां तक ले जाएंगी, अंदर तक ले जाएंगी। तो उन दरारों को, उन कैपिलरीज को तोड़ने के लिए हमें हल चलाना पड़ता है ताकि पानी ऊपरी वाले हिस्से में रहे। ऊपर रहेगा, नमी रहेगी, तभी हमारे पेड़ पौधे पनप पाएंगे। नहीं तो इंक वाला कोई पूछे, या दिया में जब हम लोग दिया जलाते हैं, मान लिया ये हमारा दिया है, तो वो तेल डालते हैं, फिर वो बत्ती लगाते हैं, तो वो जैसे जैसे जलती जाती है, आग जलती जाती है, तो क्या यहां से ऊपर तक तेल किस प्रोसेस से जाता है, तो हम कहेंगे कैपिलराइजेशन। कपड़े को अगर नीचे कहीं किसी चीज में डुबा दिया जाए, लिक्विड में डुबा दिया जाए, तो ऊपर तक गीला हो जाता है। क्यों? धागे के रेशों के बीच में जो पतली पतली कैपिलरीज हैं, उनके सहारे वो लिक्विड कहां चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। तो इन सब का कारण क्या है, कैपिलराइजेशन है ना। ये वाइनयार्ड्स में भी यूज होता है टेस्टिंग करने के लिए। एक छोटा सा पाइप रहेगा, उसको डिप करते हैं, हाँ, प्रेस कर देंगे, बाहर निकाल के टेस्ट कैपिलरी एक्शन से वाइनयार्ड्स में। अच्छा मैं देखा नहीं है, कभी मौका मिला तो जरूर देखूंगा। वो मेरे ख्याल से साइफन की बात कर रहे हो तुम। साइफन और कैपिलराइजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। साइफन जिससे कूलर का पानी खाली किया जाता है। वो नहीं सिंपल एक सा रॉड होती है, उस पर डिप करते हैं, पानी ऊपर को वाइन जो ऊपर चढ़ती है, हम उसे प्रेस करके वापस बाहर निकाल देते हैं। ठीक, जलता नहीं है, रिलीज करेंगे गुड। वापस। तो अभी हम लोग किसी भी तरह के कैपिलरी के लिए कितना लिक्विड राइज करेगा उसका कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, बस ये कह सकते हैं हाँ कैपिलरी राइज होता है। लेकिन कम से कम परफेक्ट शेप की कोई ट्यूब हो, उसमें कितनी ऊंचाई तक लिक्विड कैपिलराइजेशन की वजह से चढ़ेगा, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जानना है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है कि जब भी हम किसी कंटेनर में लिक्विड को भरते हैं तो कंटेनर और लिक्विड के बीच में कितना
बढ़िया एडहेसिव फोर्स है वो तय करता है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा। जैसे अगर चांदी के ग्लास में पानी भर दिया जाए, चांदी ग्लास में, तो चांदी और वाटर का, प्योर वाटर का जो एडहेसिव होगा वो उसके अपने कोहेसिव के बराबर होता है। यह हम कह सकते हैं कि इस केस में ये लिक्विड 90 डिग्री पे सरफेस के साथ 90 डिग्री रखेगा, ना ये ज्यादा चिपकने की कोशिश करेगा, ना आपस में सिकुड़ने की कोशिश करेगा, यानी इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है 90 डिग्री। लेकिन अगर ग्लास में पानी भरा जाता है तो हम देखते हैं कि टॉप मेम्ब्रेन ग्लास के साथ चिपकने की कोशिश करती है, तो क्या उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा 90 से कम होता है। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन बनाई गई है प्रॉपर कि इनर वॉल मतलब जो डूबी हुई वॉल है उसका और सरफेस में खींचे गए टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहां पे मैंने ये गलत दिखाया, इस एंगल को नहीं बल्कि मुझे इस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलना है। किसके किसके, इनर वॉल और सरफेस के बीच का एंगल। इसी तरह से अगर हम ग्लास को मरकरी में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इनर वॉल मतलब नीचे की तरफ, और मरकरी में ड्रॉ किया गया टेंजेंट, उसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से ज्यादा होता है। तो ये कुछ खास केसेस हैं जो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, इनमें कभी बात की जा सकती है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात यहां क्यों आई है, अभी बात समझ में आएगी। यार एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होना क्या डिनोट करता है कि एडहेसिव अच्छा खासा है, नहीं। और एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होना क्या डिनोट करता है कि एडहेसिव ना के बराबर है। इसका मतलब कि ये मेम्ब्रेन अपने आप में सिकुड़ जाना चाहती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या इस केस में सरफेस टेंशन तो है लेकिन एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि उस सरफेस को ही चिपकाने की कोशिश कर रहा है, और जब सरफेस को चिपकाने की कोशिश करेगा तो सरफेस अपने साथ लिक्विड को भी ऊपर पहुंचा देगी, यानी यहां लिक्विड के राइज होने के चांसेस हैं। किसमें, जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है 90 छोटा है। और इसमें यार इसमें क्योंकि ये मेम्ब्रेन स्ट्रेचिंग बिहेवियर रखती है तो वो लिक्विड को ऊपर उठाने के बजाय क्या कर रही होगी, प्रेस कर रही होगी। तो यार मरकरी के केस में, मरकरी से भरा हुआ कंटेनर में अगर कोई कैपलरी डुबाओगे तो उस कैपलरी के अंदर मरकरी उठेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, नीचे चली जाएगी। वाटर ऊपर उठेगा और मरकरी नीचे चली जाएगी, नहीं। तो जब हम कैपलरी राइज वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम लोग राइज और फॉल दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो यार वाटर के अंदर अगर हम कोई कैपलरी या ट्यूब डालते हैं तो उसमें राइज होता है h ऊंचाई तक, और अगर मरकरी में हम कोई कैपलरी डालते हैं तो मरकरी का जो भी लेवल है उसके मुकाबले क्या होता है, फॉल होता है। बस मेरा है। तो यहां h राइज किया है और यहां h फॉल किया है। कितना राइज या कितना फॉल है इसका मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू r, cos थीटा इक्वल टू आता है 2s cos थीटा डिवाइड बाई r रो g। तो यहां s क्या है सबको पता है, अरे s क्या है भाई, s यहां क्या है, सरफेस टेंशन है। r क्या है, r है रेडियस ऑफ ट्यूब, यानी जिस कैपलरी या जिस ट्यूब को, सर्कुलर ट्यूब को डुबाया गया है उसका रेडियस, उसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला r रेडियस है। g को मतलब सबको पता ही है, और थीटा यहां क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई है। r यहां पर उस ट्यूब का रेडियस है जिसके अंदर इसको डुबाया गया है। अब यार इस फॉर्मूले में ये बात हम समझ सकते हैं, अगर हम थीटा 90 से छोटा रख रहे हैं, थीटा लेस देन 90 है, तो बता यार कॉस थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। या थीटा लेस देन 90 तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, तो हाइट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब कैपलरी राइज होगा। इसी तरह से अगर थीटा 90 से बड़ा है, तुम्हें पता है थीटा जब 90 से बड़ा होता है तो कॉस थीटा, यार ये बात पता होना चाहिए, कॉस थीटा निगेटिव होता है, और कॉस थीटा निगेटिव होगा तो हाइट का आंसर भी कैसा आएगा,
नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताएगा कि राइज के बजाय क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, हाँ। कैपलरी अगर कभी कोई टेढ़ा कर दे तब क्या होगा, ये डिस्कशन कभी कभी किया जाता है कि अगर कैपलरी को टेढ़ा रख दे तब क्या होगा, उतना ही राइज करेगा या उससे ज्यादा या उससे कम। तो मैं बता दूं यार, जितना यहां का लिक्विड राइज किया है, यहां का लिक्विड हाइट वाइज उतना ही राइज करता है, मगर लेंथ वाइज, क्योंकि यार ये तिरछा रखा गया, मान लिया वर्टिकल के साथ किसी अल्फा एंगल पे, तो क्या इसका जो लेंथ होगा वो h से ज्यादा होगा। हमारे पास फॉर्मूला h का है, l का नहीं है, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें h पता हो और l निकालना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या लगाना पड़ेगा यार, देखो ये हाइट है h और ये तिरछी लेंथ l है, दोनों के बीच में एंगल अल्फा है, क्या लगा दें, हम लगा सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो L का आंसर आएगा h डिवाइड बाई cos अल्फा। यार h का आंसर निकालने का फॉर्मूला उधर है और h में cos अल्फा डिवाइड करोगे तो वो आंसर अपने आप बड़ा आएगा। cos अल्फा हमेशा 1 से छोटा होता है ना, तो L का आंसर हमेशा 1 से, अगर कभी तिरछी ट्यूब कर दें तो उसकी हाइट निकालने का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो L आ जाएगा। H पॉजिटिव आ रहा है मतलब लिक्विड ऊपर जाएगा, H निगेटिव आ रहा है मतलब लिक्विड नीचे जाएगा। तो 11th के सिलेबस में मुझे लगता है ये आखिरी टॉपिक है, कुछ और रह गया है, नहीं रह गया है। तो 11th वाली जनता अब हफ्ता खान का आराम करे, इसके बाद हम लोग 12th स्टार्ट करेंगे। तुम आते रहोगे तो घर पे बता दें कि अब हम लोग आज से 12th में पहुंच गए हैं, मतलब आज से, मतलब आज 1 तारीख है, सच में पहुंच गए हैं मतलब। तो सच में पहुंचने का मतलब होता है कि वो ऑफिशियली पहुंचाना, तो ये बात इन्फॉर्म कर देना कि अब हम लोग 12th में पहुंच गए हैं, ठीक है। कुछ और प्लान है तुम लोगों का क्या, क्या कि अब 11th में सुबह 10 में आऊंगा, उसमें भी 11th वाला जो सुबह होता है उसमें, 12th वाला जो हो रहा है उसमें भी आना चाहते हो, लेकिन उसमें तो अभी लास्ट का चल रहा है, उसको पढ़ के क्या करोगे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी फिर से हम लोग वापस आते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पे कि कब क्या करना है। ओके, कैपलरी राइज हम लोगों ने पढ़ लिया है, हाइट का फॉर्मूला 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है। ओके, एक बबल या एक ड्रॉप, ये क्या है, ड्रॉप है, ये क्या है, बबल है। क्या बता यार, एक ड्रॉप हो तो उसकी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन उस ड्रॉप को दबा के रखती है, और अगर एक बबल है तो उसकी 2 मेम्ब्रेन, यार एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। यार बबल की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2, तो यार आउटर मेम्ब्रेन भी और इनर मेम्ब्रेन भी दोनों ही बबल को नहीं, अंदर की एयर को दबा के रखती हैं। यानी यार यहां दबा के रखने वाले केवल आउटर मेम्ब्रेन है और यहां आउटर और इनर 2 मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ अंदर का प्रेशर ज्यादा होता होगा या बाहर का, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होता होगा, कारण कि वो जो स्ट्रेचिंग बिहेवियर है वो, उसको सोचो एक बैलून के अंदर हमने पानी भर दिया और बैलून को पानी भरते जा रहे हैं, तो क्या वो बैलून की जो लेयर होगी वो स्ट्रेच कर जाएगी, और स्ट्रेच करने के बाद हमने बैलून को बंद कर दिया। अब मैं पूछूं यार, पानी का अंदर वाला प्रेशर और बैलून के अंदर का प्रेशर और बैलून के ठीक बाहर के प्रेशर में
कहां का प्रेशर ज्यादा होगा? अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। और क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वो जो मटेरियल है वो खिंचा हुआ है, तो वो अंदर उसको प्रेस कर रहा होगा, और प्रेस करेगा तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट। एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट ये बताता है कि कोई भी स्फेरिकल शेप या पार्ट ऑफ द स्फीयर, जरूरी नहीं वो पूरा कंप्लीट स्फीयर हो, चाहे स्फीयर हो चाहे पार्ट ऑफ द स्फीयर हो, अगर वो मेम्ब्रेन स्फेरिकल है तो उसके एक तरफ और दूसरी तरफ का प्रेशर एक जैसा नहीं होगा। यार अगर मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई फिल्म क्रिएट की जाए जिसके अंदर ऐसा कर्वेचर क्रिएट हो जाए, ऐसा कर्वेचर, तो यार ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर का इनसाइड रीजन है और ये कर्वेचर का आउटसाइड रीजन है। ये बात जल्दी हजम नहीं होती है। मैं कहूं ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर का इनसाइड रीजन है, ये कर्वेचर का इनसाइड रीजन है क्योंकि ये कर्वेचर है, और ये कर्वेचर का आउटसाइड रीजन है। नहीं, अगर मैं एक कैपलरी के अंदर वाटर की टॉप लेयर को देखता हूं तो वो कुछ इस तरह से आती है, तो क्या ये कर्वेचर है और ये कर्वेचर का इन रीजन है और ये कर्वेचर का आउट रीजन है। ये इन आउट इस हिसाब से नहीं कि पानी कहां भरा है, ये इन और आउट इस हिसाब से है कि कर्वेचर के लिए इन क्या है, आउट क्या है। ये कर्वेचर का इन है और ये आउट है, और इसके बीच में एक मेम्ब्रेन है जो ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है। यार ये बात हजम करें, ये जो मेम्ब्रेन है वो ऊपर की एयर को प्रेस कर रही है। नहीं, यहां जो दो मेम्ब्रेन है वो अंदर की एयर को प्रेस कर रही हैं, यहां जो एक मेम्ब्रेन है वो अंदर के लिक्विड को प्रेस कर रही है। तो यार पहले तो ये फीलिंग डेवलप करें, कर्वेचर होगा तो जिस तरफ सेंटर होगा उसी तरफ प्रेसिंग होगी। क्या बता, इस कर्वेचर का सेंटर कहां है? अंदर, तो अंदर प्रेस किया जाएगा। इन दोनों कर्वेचर का सेंटर कहां है? अंदर, तो अंदर प्रेस किया जाएगा। बात क्लियर है? यार इसका कर्वेचर कहां है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर प्रेस किया जाएगा। यानी अगर कल को कोई तुमसे पूछे कि बताओ इस 1 और 2 में कहां का प्रेशर ज्यादा होगा? 1 का प्रेशर ज्यादा होगा। यहां बता यार इन और आउट में कहां का प्रेशर ज्यादा होगा? इन का प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं, तो वो प्रेशर में कितना अंतर होता है उसका मैं सीधे फॉर्मूला बता रहा हूं। वो अंतर है पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2s बाई आर। ये किसके लिए है? फॉर ड्रॉप, एक बूंद के लिए। एक बूंद के लिए ये प्रेशर का अंतर कितना है? 2s बाई आर। तो यार एक बबल के लिए क्या होना चाहिए मैं तुमसे पूछता हूं। अगर ये फॉर्मूला ड्रॉप के लिए है तो बबल के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए मैं तुमसे पूछता हूं। हाँ, सीधी सी बात है यार, ड्रॉप के लिए अगर ये फॉर्मूला है तो बबल में डबल सरफेस है तो डबल इफेक्ट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4s बाई आर। लेकिन यार ये बबल कहां होना चाहिए? एयर बबल इन एयर होना चाहिए तब। क्या ये दो फॉर्मूले जो एक्सेस प्रेशर देते हैं, हाँ पहले लेक्चर में पढ़े थे पॉइजन्स फॉर्मूला, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेडी की वैल्यू था। पॉइजन्स फॉर्मूला केवल और केवल स्टीडी फ्लो के लिए वैलिड है, पाइप के लिए वैलिड है और विस्कस लिक्विड के लिए वैलिड है। नहीं, टर्बुलेंट के लिए कुछ भी वैलिड नहीं है। इसके लिए वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। हाँ, तो यार ये एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है इसमें आर क्या है? रेडियस ऑफ द, आर को हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो नाम मैं दे रहा हूं, रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो नाम इसलिए देना पड़ रहे हैं कि या तो पूरी बबल है तो उसका रेडियस होगा, लेकिन अगर कोई आर्क है, ये आर्क है, तो आर्क का हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है क्योंकि वो पूरा स्फीयर नहीं है। मैं बता दूं, अगर कभी कोई ऐसी मेम्ब्रेन है, ऐसी टॉप लेयर है जिसका कांटेक्ट एंगल थीटा 90 और 0 के बीच में है, तो यार इसको, ये इतने पोर्शन को हम आधा स्फीयर नहीं बोलेंगे,
इसका अगर कोई आधा स्फीयर कंप्लीट करने जाएगा तो ये ऊपर कहीं बनेगा। बात समझ रहा है? यानी यार अगर तुम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर विजुलाइज करना चाहते हो तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो या इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहां कट करेगा वहां इसका सेंटर बनेगा और इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ ट्यूब ये दो अलग अलग चीजें हैं। या रेडियस ऑफ ट्यूब ये होगी, है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभार शायद रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिलेशन की जरूरत पड़ती है। मुझे बताओ कैपिटल आर बड़ा है या स्मॉल आर? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का कॉस कंपोनेंट स्मॉल आर होता है, ये बड़े आराम से समझा जा सकता है। फिलहाल ये रिलेशन लिख लें, कैपिटल आर का कॉस कंपोनेंट स्मॉल आर होगा। यार क्या ये एंगल थीटा है? तो मैं ये शो कर सकता हूं कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। और जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया हो और मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ जाए तो उसमें कॉन्टेक्ट एंगल की जरूरत पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ट्यूब में ऐसा कह देते हैं कि ट्यूब को टॉप सरफेस कंप्लीट गीला कर रही है, कंप्लीट वेटिंग, और जब कंप्लीट वेटिंग होती है उसका हेमीस्फीयर अंदर ही बन जाता है, तो उसका कॉन्टेक्ट एंगल जो थीटा होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। और जब थीटा 0 डिग्री होगा तो बता यार थीटा 0 डिग्री के केस में कैपिटल आर और स्मॉल आर वो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब क्या अगर कॉन्टेक्ट एंगल 0 है तो ये जो अंदर स्ट्रक्चर बनेगा वो हेमीस्फीयर ही बनेगा। तो उस केस में, किस केस में? जब कंप्लीट वेटिंग बोला जाए, वेटिंग मतलब गीला, कंप्लीट गीला करे कोई सरफेस को, तो उस केस में थीटा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। एक्सिस प्रेशर के फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है या रेडियस ऑफ द ट्यूब आता है? यार इस फॉर्मूले में रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है, और जो हमने हाइट कैपिलरी राइज का फॉर्मूला देखा था उसमें रेडियस ऑफ द ट्यूब आया था। ये ध्यान रखना है, और कभी अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए तो ये फॉर्मूला है। हाँ तो यार इस पे बेस्ड कुछ डिस्कशन हम लोगों को, कुछ फेमस डिस्कशन करने हैं। जैसे यार एक बहुत फेमस डिस्कशन है, ये एक स्ट्रॉ के जरिए, ये दो, एक स्ट्रॉ है ऐसा टेढ़ा यू शेप का, एक बबल यहां बनाया गया है, एक बबल यहां बनाया गया है। जब मैं बबल कह रहा हूं तो तुम्हारे मन में वही साबुन वाला बबल जो हम लोग ऐसे फूंक के बनाते हैं, उड़ाते, उस तरह का ख्याल आना चाहिए। तो एक बबल इधर है, एक बबल इधर है, ये छोटी रेडियस का है और ये बड़ी रेडियस का है। नहीं तो अभी यार इसमें भी हवा भरी है, इसमें भी हवा भरी है। नहीं, मुझे बताओ किस जगह की हवा ज्यादा प्रेशर पे है? किस फीलिंग से थोड़ी जवाब देना, फिजिक्स फीलिंग से उतनी ही बकवास चीज है। अब मैं कंपैरिजन के लिए क्या बोलूं, मतलब फीलिंग से अक्सर गलत ही निकलता है, क्योंकि राइटर को पता है कि कहां तुम क्या बोलोगे। बताओ कहां का प्रेशर ज्यादा है? चलो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया कि दोनों में हवा है, तो हवा अगर बराबर प्रेशर पे होती तो कहीं नहीं जाती, वरना किसी एक तरफ जाएगी। तो बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा या बड़ा बबल छोटा हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? मेरे 3 क्वेश्चन है। बड़ा बबल और बड़ा हो जाएगा या बड़ा बबल छोटा हो जाएगा या बड़ा बबल खत्म हो जाएगा? ओके, मैं फिर से कहानी की शुरुआत करता हूं। हाँ, दोनों बराबर होके रुक जाएंगे। ओके, ये भी एक जवाब हो सकता है। एक ही आंसर, सिंगल करेक्ट बात चल रही है, नीट का पेपर है। क्या दोनों बबल बराबर हो जाएंगे
या बड़ा और बड़ा हो जाएगा, छोटा और छोटा हो जाएगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो हम लोग अब जरा कॉन्सेप्ट से चलते हैं, हम लोग इधर उधर की बात ना करें। क्या हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है पी इन माइनस पी आउट इक्वल टू क्या? 4s/r। ये बबल के लिए यही लगाना है। तो पी इन का आंसर होगा पी आउट प्लस 4s/r। ये फॉर्मूले को जरा देखें यार। पी आउट मतलब एटमॉस्फेयर, तो यार पी आउट दोनों के लिए कैसा है? एक जैसा है। तो जिसका आर, हाँ, जिसका आर ज्यादा होगा उसका प्रेशर, उसके अंदर का प्रेशर कम होगा। यानी यार इसके अंदर का P/2 और इसके अंदर का P/1, क्या जिसका आर छोटा होगा उसके लिए ये आंसर बड़ा आएगा। तो मुझे बताओ P/1 और P/2 में किसका प्रेशर ज्यादा है? इतनी बात तो तुम लोग समझ सकते हैं। हाँ, किसका प्रेशर ज्यादा है? इसका प्रेशर ज्यादा है, यानी P/2 P/1 से ज्यादा है। इतनी बात सबको पता है। अब सेम लेवल पे यार जिसका आर कम होगा उसका ये आंसर ज्यादा आएगा, तो उसी का इनसाइड प्रेशर ज्यादा आएगा। हाँ, अच्छा सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही बोला। अंदर का छोटे वाले का प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं तो बता, अगर यहां की गैस ज्यादा प्रेशर पे है, यहां कम प्रेशर पे है, तो गैस कहां फ्लो करना चाहेगी? यार सेम लेवल पे यहां की गैस ज्यादा प्रेशर पे, तो कहां जाना चाहेगी? यार यहां से गैस कहां की तरफ मूव करेगी? यहां। तो थोड़ी देर में पता है हमें क्या देखने को मिलेगा? थोड़ी देर में हमें देखने को मिलेगा कि बड़ा और बड़ा हो गया और छोटा खत्म हो गया। यार यही दुनिया का कड़वा सच है। बड़ा और बड़ा हो रहा है और छोटा खत्म हो रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं? अरे लॉजिक है ना यार, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से गैस कम प्रेशर की तरफ फ्लो करेगी, तब तक जब तक प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो भैया यहां से जैसे जैसे हवा खाली हो रही ना, तो प्रेशर घट नहीं रहा है और बढ़ रहा है, क्योंकि रेडियस और घट रही है। तो ले देखे यार उसको खत्म होना है यार। अगर लाइफ में प्रेशर और बढ़ता जाएगा, एक प्रेशर को दूर करने के चक्कर में अगर प्रेशर और बढ़ रहा है, तो फिर खत्म ही होगा यार। यही यार सैड स्टोरी है गरीबों की, हम जैसे गरीबों की ऐसी सैड स्टोरी। हाँ हाँ, और क्या? हाँ, दया आ रही मेरे ऊपर? जैसे जैसे मान लो अगर बड़ी मूवी पे तो बाहर से विकेट मार देगा, फट जाएगा। यस, हिंडनबर्ग। ये हिंडनबर्ग ने यही किया है। अडानी बड़ा हो रहा था, बहुत सारे गरीबों का चूस चूस के बड़ा हुआ था, और उसने ऐसे पिन मारा, अडानी की हवा निकल गई। ये भी एक सच है यार, बिल्कुल सही। नहीं उल्टा हिसाब चल रहा था वहां पे। क्या? और लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे जा रहा था उसका। आपके ग्रुप में मोदी जी का सारा पैसा है अडानी के पास, वो तो है ही है। अडानी तो केवल देख रेख करता है, यही चल रहा है आजकल वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे। बड़ा बलून से जा रहा है, छोटे हाँ, अब भाई मोदी डायरेक्ट पैसा तो रख नहीं सकता, तो अपने लोग बना दिए हैं, यही चल रहा है फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो वो लोग में से अडानी है और दूसरा अंबानी न्यूट्रल है ना, वो किसी के साथ नहीं रहता। अभी कांग्रेस आएगा तो उसके साथ हो लेगा, ऐसे ही होना चाहिए, वही ठीक है। तो वो सारा पैसा जो अडानी के पास है वो एक्चुअली किसका है? हाँ चलो यार। हाँ, अमित शाह कहाँ है? अमित शाह पे पैसा है, मतलब वो भी भ्रष्टाचार करता है। उसका पैसा किसके पास है मतलब? अरे सर कुल मिला के ये होता है ना कि भाई अडानी को मदद की जाती है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, 2 पोर्ट दे सकते थे प्राइवेट, लॉ चेंज करवा के 6 प्राइवेट पोर्ट दे दिए, डिफेंस का काम करवा दिया गया था। हाँ सही है। हाँ, इतना नहीं देना होता किसी एक कारोबारी को, लेकिन दे रहे तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं यार। वो गुजरात कनेक्शन उनका बहुत समय से चला आ रहा है, कुछ तो है।
तो यार एक सोप बबल ये, एक सोप बबल ये, दोनों सोप बबल को पास लाया गया, एक बड़ा बबल और एक छोटा बबल। तो यार इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर था बड़े वाले का, छोटे वाले का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। बड़े वाले का ये कर्वेचर है और छोटे वाले का कर्वेचर ये है, ये है। लेकिन जब दोनों को किसी रीजन पे मिलाया गया तो उनका कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर ना बड़े वाले के हिसाब से होगा ना छोटे वाले के हिसाब से होगा, वो कर्वेचर मॉडिफाई हो गया है। और वो मॉडिफाइड कर्वेचर जो कॉमन कर्वेचर है, या देखो ये भी बबल है ये भी बबल है, तो जो कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमें दोनों के अलग अलग कर्वेचर के टर्म में लाना है। मुद्दा समझ में आया यार? इसका रेडियस मान लिया स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो जो यार इनका कॉमन कर्वेचर एक्चुअली जो अब तुम्हें नजर आ रहा है ये वाला, ये इनका मॉडिफाइड रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो बड़े वाले से और छोटे वाले दोनों से अलग है उतने रीजन पे। लॉजिक क्या है यार? किसी भी स्फीयर का कर्वेचर इधर और इधर, अंदर और बाहर के प्रेशर डिफरेंस से तय होता है। तो मुझे बताओ, इधर के प्रेशर P1 और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अंतर क्या इस कर्वेचर को तय करेगा? इसी तरह से P2 और P आउट का डिफरेंस इसका कर्वेचर तय करेगा। तो बता यार इसका कर्वेचर कौन तय करेगा? यार यहां का अंतर इसका कर्वेचर तय कर रहा है, यहां का अंतर इसका कर्वेचर तय कर रहा है, तो इसका कर्वेचर कौन तय करेगा? कॉमन कर्वेचर कौन तय करेगा? यहां और यहां का अंतर। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं? अब मैं हाँ उसी का अंतर, यानी दो पीन हो गए ना, एक पीन छोटे वाले का और एक पीन क्या इस कर्वेचर के लिए, इस कर्वेचर के लिए ये पीन है और वो पी आउट है। यार इस कर्वेचर के लिए वो क्या हो गया? तो एक तरह से ये जो कॉमन कर्वेचर जिसको मैं लाना चाह रहा हूं उसको आर इफेक्टिव कह दें यार, उसका नाम मैं आर इफेक्टिव रखना चाह रहा हूं। स्मॉल आर कैपिटल आर तो पहले ही रखा जा चुका है, तो वो आर इफेक्टिव हमें लाना है। वो क्या आर इफेक्टिव? P1 और P2 के डिफरेंस से तय होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यार आर इफेक्टिव वो नए डिफरेंस से कम होगा। अब मुझे बताओ जरा P1 क्या होगा? P1 क्या होगा? ये वाला प्रेशर क्या होगा? यार अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया इधर और इधर का अंतर, P1 और P0 का अंतर वो होगा 4s बाई स्मॉल आर। तो P1 क्या आ गया? P1 आ गया P0 प्लस 4s बाई स्मॉल आर। क्या सबको समझ आ रहा है? इसी तरह से बताओ P2 क्या होगा? P2 तो P2 और P0 का अंतर क्या है? 4s बाई कैपिटल आर। तो P2 की जगह में क्या लिख सकता हूं? कैपिटल आर। आर इफेक्टिव मुझे लाना है। क्या P0 P0 गया? पूरे में से 4s कॉमन आके कट जाएगा, तो देखो यार 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाई आर इफेक्टिव। ये फॉर्मूला फैशन में चल रहा है, हमें याद रखना चाहिए। बताओ कौन सा आंसर सही है? हाँ यार इसमें ये 1 अपन आर इफेक्टिव लिखा है, तो आर इफेक्टिव लाएंगे तो ये आंसर मैच कर जाएगा। नो डाउट यार ये आंसर ही रटना है, बट स्टेप बहुत सिंपल है और बेसिक फॉर्मूले के इर्द गिर्द की कहानी होती है, तो मैं उस कहानी को छोड़ना नहीं चाहता। कहानी वहां पे हम लोग जंप करते हैं जहां पे बहुत ही अलग तरह की बातें होती हैं। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे क्वेश्चन करने के लिए कहानी पकड़ के रखना चाहिए। कुछ नया आएगा हम तभी हैंडल कर पाएंगे जब थोड़ी बहुत कहानी हैंडल करना आती है। हाँ बोलो।
वेडनेसडे को टेस्ट है 12th बेस्ड, तो 12th वाले ही देंगे, 11th वाले क्या करेंगे? केमिस्ट्री बायोलॉजी है 12th बेस्ड, दे देना। बायो का सिलेबस जो सर 12th बेस्ड है, पूरी 12th पे बेस्ड होगा। सर ही ने बनाया है? हाँ हैं, तो ये बन कैसे गया है? वो किसी और से बनवा रहे हैं क्या आजकल? अरे कह, तो पिछली बार जो बनाया था वही अभी आने वाला है। अभी हुआ कहाँ है? कह देना जो पिछली बार आपने बनाया था वही आने वाला है, अभी वो हुआ नहीं है, तब उनको पता चलेगा कि हाँ मेरा ही है। पूरे 12th बेस्ड है, तो 12th में जितना पढ़ाया होगा वही डाला होगा, सीधी सी बात है, बड़ा फिक्स नियम है। हाँ बोलो। अभी हम लोगों का जैसे वेब ऑप्टिक्स बाकी है, और क्या बाकी है? रे ऑप्टिक्स कब बाकी था? ओके, तो वेब ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स करना है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आज के दिन में, ये वाले दिन में हम लोग रे ऑप्टिक्स कर लेते हैं, और उसमें जैसे चल रहा है वेब ऑप्टिक्स पे खत्म कर लेंगे। नहीं, और रे ऑप्टिक्स इन लोगों के लिए भी 12th का पहला टॉपिक साबित होगा, तो तुम लोग भी रे ऑप्टिक्स में कंटिन्यू करो। हाँ, वो ऐसा है ना कि यार मैं रे ऑप्टिक्स 2 बार पढ़ाता हूँ जनता को, जो लेट आती है उनको 2 बार, और जो पहले आ जाते हैं उनको 1 बार। तो जैसे 12th का मैं बैच बनाऊंगा, अगर वैसे बनाना ही पड़ेगा, अभी तुम 2 लोग हो तो बनाना ही पड़ेगा, तो अभी पहले ऑप्टिक्स चलेगा। ऑप्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका किसी दूसरे टॉपिक से, रे ऑप्टिक्स स्पेशली, कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे जब पढ़ लो, जब मन आए तब पढ़ लो। तो रे ऑप्टिक्स खत्म होते होते इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर देंगे, मतलब फिर वो बैच तुम लोगों का हो जाएगा, अभी कुछ दिन तक कॉमन रहेगा। तुम पढ़ चुके हो ना, लेकिन तुम कह नहीं रहे थे कि सर हम इसको एक बार फिर से पढ़ना चाहते हैं। नहीं, तो आप बोले ना अभी कि ये जो ऑप्टिक्स होगा ये 12th का पहला चैप्टर होगा। 12th का पहला चैप्टर और लास्ट चैप्टर 2 बार पढ़ाया जाएगा। रे ऑप्टिक्स में बहुत पढ़ाता हूँ। तो मैं 12th वाला 2 चैप्टर पढ़ चुका हूँ। नहीं पढ़ना तुमको? मतलब फिर से पढ़ने की क्या दिक्कत? तुमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है एकदम स्टार्टिंग से प्लेन? मेरे आने के बाद स्टार्ट। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको पढ़ लो, शुरू का छूटा है तुम्हारा, मुझे याद है। तुमने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स? ठीक है, तो इसी टाइम में सबको आते रहना है रे ऑप्टिक्स के लिए, और जो दूसरा दिन बचा उसमें हम लोग, तो ये मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ये तो नोट करने का समय दे रहा था। सुबह क्लास के बजाय वो वही टाइम पहले जैसा हो जाएगा, जैसे पहले था। हाँ 4 PM, या अगर तुम लोग चाहो तो मैं 6 PM कर सकता हूँ। नहीं 6 PM to 7:30, 8 बजे तक ये भी कर सकता हूँ मैं। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हारा ना मेरा 5 बजे कर लेते हैं, ये भी मेरा है। सुबह वाला करना है क्या? सुबह यार जनता सोती है सुबह। 4 बजे ठीक था सर, स्टेबल रखिए सर, ज्यादा स्टार्ट ना करिए। चलो अभी 4 बजे ही रहेगा, अभी थोड़ा सा तो बचा है, उसके बाद फिर खत्म। पोल कराते हैं हम लोग। 4 बजे वाले कितने लोग हैं? 6 बजे वाले कितने लोग हैं? 6। पार्टी बदल लिया। 6 बजे में सही रहेगा, 6 बहुत बढ़िया टाइम है। 5 बजे रखो फिर दिन भर तुम्हारा ना मेरा 5 बजे, 5 से 7। ठीक है, हफ्ते भर की बात है यार, 5 है तो 4 है, क्या है 4 बजे, मतलब ऐसा क्या है तुम्हारा दिमाग ज्यादा का एक्टिव होता है? बोलते हैं शाम में निकलता है, अच्छा लगता है यार, वो बेस्ट टाइम है। ओ 7:30 में मैच भी शुरू होता है, वो बचेगा यार। IPL देखते हो तुम एग्जाम के करीब? माय गॉड, पहली इनिंग का लास्ट 2 ओवर देखता हूं, सोचो यार, लास्ट इनिंग के लास्ट 2 ओवर देखता अगर इंटरनेशनल मैच हो फिर भी समझ में आता है यार, यहाँ भाई भाई लड़ रहे हैं और तुम्हें देख के मजा आ रहा है।
उसमें तुम सट्टा लगा रहे हो यार ड्रीम 11 में। 5 रुपए से एंट्री करता हूँ 200 पहुंच जाता क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, तुम अपने लाइफ का वो कीमती समय जिसमें हर एक दिन तुम्हारा कम से कम 10,000 रुपए कीमत रखता है, उसमें तुम 200 रुपए जीतने समय बर्बाद करते। इतना होता है भाई, इस एक महीने से तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड होने वाली है, उसकी कीमत तुम 10,000 मानते हो। अभी केपी चंद्रा कितना कमा रहा है तुमको पता है? पूरे दिन में कम से कम 20-30 हजार कमा लेता है जिस दिन खुलता है। नहीं, मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल क्रिएट, अंदर आग लाओ, आग। वो 20-30 हजार रुपया कमाता है और कुछ खर्चा नहीं करता, सब सेव करता है। मैंने कहा एक गार्ड रख लो, गार्ड रख लो, तो वो कह रहा है कि वो 12,000 15,000 से नीचे मिलेगा नहीं और वो टिकेगा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है तो ज्यादा दो। वो उस पर कुछ बोला नहीं, तब से गार्ड नहीं रखा। वो बोला आता है चला जाता है। मैं कहा 8,000 दोगे तो चला ही जाएगा। फिर रात में गार्ड क्या करेगा भाई, यहाँ गाड़ी लगवाना दिन में। तुम लोग को अभी कैलकुलेशन ही नहीं पता और डॉक्टर बनने चल दिए। अच्छा बताओ, उसके पास चार जेंट्स हैं, एक लेडीज है, तो 4 जेंट्स को ज्यादा ज्यादा एवरेज 15,000 देता होगा, 60,000 हो गया। एक लेडीज को ज्यादा ज्यादा देता होगा 15,000, 20,000, 70-80 हजार, और खर्चे मान लो 1.5 लाख हो गए। और एक दिन की कमाई मैंने कितनी बताई? 30,000। तो 26 दिन में कितना हुआ? कैलकुलेशन करो तभी आग आएगी। 25 या 75, 7 लाख, 7.5 लाख। तो 7 लाख में अगर महीने का कोई 1.5 लाख निकाल देगा, कितना बचा? 6 लाख। ये तो है क्लिनिक से। दवा का मुझे लगता है और अलग से वो जो रिकमेंडेशन करता है वहां पे, वो पैथोलॉजी, बहुत पैथोलॉजी लिखता है यार, जरूरत हो चाहे ना हो। बहुत लूटा मेरे को यार, मैं तो जानता हूं। तो अब यार सोचो कि वो आदमी 6 लाख रुपया एक महीने का कमा रहा है और तुम कह रहे हो कि क्या बचता होगा? दया रही तुम लोगों को उस आदमी, मतलब तुम सारे स्टाफ का काम खुद ही कर लोगे अकेले। बस ऐसे ही लोग तरक्की नहीं कर पाते, जो दूसरे को देने की भावना नहीं रखते, वो बड़े डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तुमने कभी देखा है वो जो ऑपरेशन सर्जन होता है वो क्या करता है? सर्जन, अपना सर्जन की बात कर रहा हूं ऑपरेशन कर रहा है, 4 डॉक्टर केवल इसलिए होते हैं कि उसको हथौड़ी उठा के देते हैं, पेशेंट उठा के देते हैं। हाँ, उनसे भी पैसा लेते हैं। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि यार सोचो ऐसा कुछ करो कि जनता तुमसे जले, ऐसा कुछ बड़ा करके दिखाओ। वो तभी कर पाओगे जब नीट क्वालिफाई करोगे। और सोचो तुमने कर लिया, इस एक महीने में कुछ कर दिखाया, तो पूरी जिंदगी 6-7 लाख रुपया, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख भी हो सकता है कमाओगे। और अगर अभी तुमने एक महीने ड्रीम 11 पे टीम बनाई तो 500 रुपया पर डे कमाओगे मतलब तुम पढ़ाई कर लो, मैं ड्रीम 11 पे टीम बनाऊं, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं तो कर सकता हूं क्योंकि मुझे तो जरूरत भी है तो मैंने यार H का फॉर्मूला क्या बताया अभी? H का फॉर्मूला बताया है 2s cos थीटा अपॉन r रो g। इतनी हाइट तक लिक्विड ऊपर राइज करता है और थीटा यहां क्या होता है? थीटा होता है उसका कांटेक्ट एंगल। तो यार किसी के मन में ये लालच आ सकता है कि टुल्लू पंप बेच दें और ट्यूब से पानी वैसे ही चढ़ रहा है तो इसी से क्यों ना पानी चढ़ा दें। तो किसी बंदे ने ट्यूब को तोड़ दिया, तो बता उससे, मान लिया इतना छोटा ट्यूब कर दिया, ये था ट्यूब, ऐसे तोड़ दिया, तो बता इससे पानी बाहर गिरने लगेगा या नहीं? मेरा क्वेश्चन है। हाँ, तो यार लॉजिक ये है कि गिरने की जैसी ही कोशिश करेगा, पानी जैसी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो इसका जो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना वो मॉडिफाई हो जाएगा। यार ये पानी जैसी बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो पहले ये कर्वेचर ज्यादा कर्व था, अब ये कर्वेचर कम कर्व हो जाएगा, तो थीटा क्या हो गया? बड़ा हो गया। और थोड़ा भी थीटा बड़ा होगा तो कॉस थीटा, यार तुम्हें बताओ थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, क्या थीटा इंक्रीज करता है तो कॉस थीटा डिक्रीज करता है, और कॉस थीटा डिक्रीज करता है मतलब हाइट भी। यानी यार ये थीटा प्राइम जो होगा और ये जो थीटा होगा वो एक जैसा, जैसे जैसे तुम ट्यूब के तोड़ना शुरू कर दोगे तो वैसे वैसे थीटा मॉडिफाई होगा, और थीटा जिस हिसाब से होगा
उसी हिसाब से नई हाइट होगी, बल्कि मुझे कहना चाहिए जैसे हिसाब से नई हाइट होगी उसी हिसाब से थीटा मॉडिफाई होगा, पानी कभी नहीं गिरेगा, चाहे तुम उसको पूरा नीचे तक तोड़ दो। क्या बात समझ गए? एंगल ऑफ कांटेक्ट एडजस्टिंग एंगल है। अगर सफिशिएंट हाइट की ट्यूब होती है तो वो अपना एक ऑप्टिमम एंगल पता कर लेता है, लेकिन अगर हम ट्यूब को तोड़ दोगे तो थीटा मॉडिफाई हो जाता है। नहीं, इसका मतलब अगर मैं किसी मॉडिफाइड हाइट एच प्राइम के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा तो एच प्राइम के लिए फॉर्मूला होगा 2s नया कॉट थीटा प्राइम अपॉन आर रो जी। बात समझ में आ गई? यानी पानी कभी निकलेगा नहीं, टुल्लू पंप हमें बचा के रखना पड़ेगा पानी ऊपर चढ़ाने के लिए। यार हाइट के फॉर्मूला एस आर रो जी पे डिपेंड करता है। नहीं, अगर एच बदलेगा तो थीटा बदलेगा, बस इतनी तो बात बताई है। अगर एच कम होगा तो थीटा भी बढ़ जाएगा ताकि कॉस थीटा कम हो जाए, एच कम होगा तो कॉस थीटा भी कम होगा, बस इतनी सी बात है, बाकी सबको सेम रहेगा। और कॉस थीटा कैसे कम होगा? क्योंकि थीटा बढ़ जाएगा। तो यार ये इनसफिशिएंट ट्यूब का डिस्कशन है। और अब हम लोग 11th के सिलेबस से छुटकारा पाते हैं। अगली क्लास से इसी बैच में हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, जनता रे ऑप्टिक्स पढ़ेगी और 12th शुरू हो जाएगा तुम लोगों का, इसको कहेंगे 12th का शुभारंभ। यही हजरतगंज में भी मैंने किया है, 12th बैच जो चल रहा है उसमें अभी क्या चल रहा है? रे ऑप्टिक्स, वहां तो खत्म होने को है।